हेलो नमस्कार सभी को। जैसे कि जीवन में भी हर जगह एक नया चैलेंज, एक नया क्वेश्चन सामने आता है, उसी तरीके से जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो न्यूमरस लेवल के जो है क्वेश्चंस आते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं मन में। उसमें से एक ऐसा सवाल है जो आमतौर से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में होता है कि एनसीईआरटी पढ़ें या एनसीईआरटी नहीं पढ़ें, एनसीईआरटी और नो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है कि नहीं करनी है, उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज इन अ ब्रीफ मैनर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इसमें से कोई रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को बंद कर दें, समय वेस्ट ना करें। तो एनसीईआरटी मैक्सिमम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कि यूपीएससी के वर्ल्ड में अगर बात करें, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की उसमें बात करें तो ये बेस बिल्डर का काम करती है। एनसीईआरटी क्या करती है? बेस बिल्डर का काम करती है। तो बेस, हमारी प्रिपरेशन का बेस हम कैसे मिस कर सकते हैं? तो अगर हम बेस को मिस नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये जो हमारा बेस है इसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ऐसी है जिस पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो और किस क्लास से पढ़ें, ये भी बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन लेके मन में बैठते हैं। तो क्लास की अगर बात करें, किस क्लास से पढ़ें, तो अलग अलग एनसीईआरटी का अलग अलग है। सबसे पहले अपने आप को, जो मैं हमेशा कहता हूं, सेल्फ इवैल्यूएट करिए। सेल्फ इवैल्यूएट जब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर सोशल साइंस, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, सोशल साइंस की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं क्लास 6 की, तो उसको पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है? आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या स्ट्रेट अवे आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं पॉलिटी की, और आप देखें कि आपको कितना कन्वीनियंट लेवल है। क्या जो एक कंजीनियल कनेक्शन या रिलेशनशिप सब्जेक्ट और रीडर का होना चाहिए वो स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं? अगर वो स्टैब्लिश हो रहा है देन यू कैन गो अहेड विद दैट। आप टाइम वेस्ट मत करिए, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि पहले कोई भी स्टेप लेने से पहले इवैल्यूएट करिए कि क्या हमारे लिए डायरेक्ट क्लास 7th पे जाना ठीक है या हमको क्लास 6th ऑनवर्ड, यहाँ पे मैं पॉलिटी का एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसको क्लास 6 ऑनवर्ड हमको देखना है या क्लास 11। अब कोई कहेगा क्लास 6 में क्या है? क्लास 6 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक कि आपके यूपीएससी सिलेबस में वो डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हर एक बुक के एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्लास 11th एंड 12th तो डेफिनेटली करना ही करना है। 11th में हम कंफर्टेबल हैं, रीड करिए, समझ में आ जाएगा। कोई कहेगा कैसे पता करें कन्वीनियंट लेवल या कंजीनियर रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है कि नहीं? कैसे? ऐसे पता करें कि 2-3 चैप्टर रीड करके देखें, समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा बुक पलट के देखें कि जहां फेडरलिज्म लिखा हुआ है समझ में आ रहा है कि नहीं, रिपब्लिक लिखा है समझ में आ रहा है कि नहीं, फंक्शन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, क्या किस तरीके से पॉलिटी इवॉल्व होती है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से चलते हुए किस तरीके से आज तक चीज़ें आती गई हैं। तो ये चीज़ें हमको अपनी खुद की इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। हर एक एस्पिरेंट, हर एक बच्चे का ये जो लेवल होता है वो अलग होता है, इंटरेस्ट होता है अलग होता है, ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड होता है। कुछ लोग ग्रेजुएशन परस्यू करते करते जो है पढ़ाई करते हैं, तो भी किसी भी लेवल पे आप हो, आपको अपने लेवल को चेक करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली अपनी नीड को फुलफिल करनी होगी। अगर आप बात करें कि क्या एक प्रॉपर तरीका है, तो प्रॉपर तरीका ये है कि क्लास 6 से स्टार्ट करें और क्लास 12 तक जाएं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो अगर आपके पास समय है कम से कम एटलीस्ट साल भर का, 1.5 साल का, आप प्रॉपर प्लान करके अपना चल रहे हैं, तो गो फॉर क्लास 6 to 12। आता है तो भी आपका रिवीजन होगा, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक समस्या ये खड़ी होगी कि पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ऑप्शंस प्री में भी होंगे, तो प्री में जो ऑप्शंस मिलते हैं ABCD, वो ऐसे नहीं होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस होंगे जो 2-3 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज होंगे। तो क्रिस्टल क्लियर व्यू जो है हमको रखना पड़ेगा।
यूपीएससी की एग्जामिनेशन की बात हो रही है, यहाँ हिस्ट्री की बात हो रही है। हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। अब बहुत से लोग हैं जो कि क्वेश्चन लेके बैठते हैं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो डेफिनेटली पढ़ना है। जब हम बात कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री की, या फिर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न की, ये तीनों चीज को हमको पढ़ना है। और हिस्ट्री में हाईली रिकमेंडेड है कि आप क्लास 6 to 12th देखें। ये आपका एक बहुत अच्छा बेस डेवलप करेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। ये हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज जो सवाल आते हैं हिस्ट्री में वो कहीं ना कहीं जैसे ऐसे सवाल आते हैं कि अगर आप इनको पढ़ेंगे अच्छे से, मॉडर्न के लिए डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी के साथ साथ स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम की, जो बुक आती है वो अच्छी बुक है, उसको आप रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ढंग से कर लेंगे तो एंशिएंट, मिडिवल प्लस बहुत बड़ा, जैसे जो अपने जो फाइन आर्ट्स का जो बुक्स है, क्लास 11th की जो फाइन आर्ट की बुक है, क्लास 11th की जो फाइन आर्ट की बुक है उसको आप फॉलो, तो आपका इसके साथ क्या होगा? हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। हमारा क्लास 6 to 12th करने पे एंशिएंट, मेडिवल और फाइन आर्ट्स की बुक करने पे, उसके साथ साथ ऑलमोस्ट हम सारा अपने आर्ट एंड कल्चर का एक बड़ा चंक और प्लस हिस्ट्री का एक बड़ा चंक कंप्लीट कर लेंगे। रेफरेंस बुक के लिए अगर हमको जाना है तो हम आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिंघानिया जी की बुक पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम जो है, लेकिन क्लास 6 to 12 आप जब कर लेंगे तो एक ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल पिक्चर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से चीज चले। तो उसमें क्या होगा कि 60 to 70% आपको अगर पता चल गया, उसके बाद स्पेक्ट्रम या जो भी बुक आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप बुक फॉलो करेंगे तो इस 60-70% को और सॉलिडिफाई करेगा, प्लस आपके परसेंटेज को और बेटर करेगा। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि हिस्ट्री का क्लास 6 to 12th आपको करना है। समय कम है तो आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शंस ले सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि अलग अलग पब्लिकेशंस की जो कंपाइलेशन आती है 6 to 12th की, उसको कर लें। मैं कहूँगा उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस अनटिल आप 6 महीने, लास्ट 6 महीने, लास्ट 4 महीने की तैयारी कर रहे हैं, वो बात एक अलग है आर्य अपार वाली। अगर आप एक स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑपरेंडी देख रहे हैं, एक स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स से ही रीड करना है और रीड करके आपको आगे बढ़ना है। ये हिस्ट्री का है टोटल, इसमें आपको एक बहुत अच्छा एक कहीं ना कहीं बेस के साथ साथ एक नॉलेज बेस भी जो है बहुत अच्छा आपका डेवलप करेगा। पॉलिटी की बात करते हैं तो जैसे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, क्लास 6 to 12th। और इफ आपका बेस डेवलप्ड है, आपके पास ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट था पॉलिटी, या आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो फिर आप क्लास 11th to क्लास 12th ये फॉलो करेंगे। अगर बेस, इफ बेस डेवलप, आपको पता है पॉलिटी क्या है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, तो फिर आप डायरेक्ट क्लास 11-12th पे जाएं। 6 to 12th आप फिर छोड़ सकते हैं अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो। अगर आप 1 ईयर और 1.5 ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका बेस अच्छा है तो भी आप 6 to 10th को एक तरीके से रिवीजन में कर लीजिए और 11-12th को आप अपने बेस डेवलपमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि जरूरत के अनुसार कॉल लेना है, जैसा देश वैसा भेष कहते हैं, उसी तरीके से टेक योर कॉल। समय को इवैल्यूएट करिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। बुक खोलेंगे तभी इवैल्यूएशन पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कैसे हैं। इवैल्यूएट करने के बाद टाइम है
6 to 12 जाइए, नहीं टाइम है, बेस डेवलप्ड है, 11 to 12 जाइए। पॉलिटी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना है। आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है अपनी यूपीएससी की तैयारी में वो पॉलिटिकल साइंस से आता है, तो उस चीज़ को हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, पहले मैं ये बता दूं, पढ़नी तो है ही है, ना पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। कैसे पढ़नी है वो बुक जब आप खोलेंगे, रीड करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप आपको आगे बढ़ना है। कौन कौन सी पढ़नी है मैं वो भी आपको धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ। अब हम आ गए हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लास 9 to क्लास 12, अगर इकोनॉमिक्स आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है तो क्लास 11th और 12th। तो इसमें क्या है, अब ये कॉल कौन लेगा, ये आप बताएं नहीं सर, अरे हम कैसे बताएंगे, आपको अपना जज करना है ना कि अगर ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है, आप इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, आपको नो हाउ पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आप 11th-12th क्लास का जो है सीधे बुक पढ़िए एनसीईआरटी का, और नहीं तो क्लास 9 to 12th का ये आपका बेस बिल्डर का काम करेगा। तो अब इकोनॉमिक्स में जहां आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करा, इकोनॉमिक्स सर्वे आएगा वो आपको देखना है, बजट आएगा वो आपको देखना है। तो मोर और लेस, और किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद किसी एक, चाहे रमेश सिंह जी की बुक है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये करने के बाद ये क्यों करना होता है, ये इसलिए करना होता है कि इसको करने के बाद एक आसान भाषा में जो एनसीईआरटी लिखी हुई है उसको पढ़ने के बाद आप कठिन भाषा की अगर कोई बुक पढ़ते हैं उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा और ज़्यादा जो है टफर वर्जन अगर आप देखते हैं या कोई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, तो अगर हम 5 सीढ़ी चढ़ लिए होंगे तो 5 और चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 0 से 10 तक जाने में एनर्जी जो है और ज़्यादा लगेगी। तो वो आपको देखना है कि 0 to 5 यहाँ पे एनसीईआरटी से कवर कर लेना है या 0 to 10 हम डायरेक्ट जाएंगे, वो आपका अपना है, आपकी अपनी एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल से मतलब नॉलेज बेस से यहाँ मतलब है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और समझ के उसके हिसाब से आपको खुद कॉल लेना है। कोई भी आपको बताए, आपके लिए आपसे बेहतर आप ही समझ सकते हो कि क्या आपको सूट करेगा, कौन सी चीज़ है जो कि एग्जाम में सवाल आए तो आप उसको अटेम्प्ट करें और उसका अच्छे तरीके से आंसर करें। इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, क्लास 9 to 12th। अगर बेस नहीं है, बेस बनाना है, और नहीं अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है या आपको क्लास 11-12 में पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, आता है, बढ़िया इंटरेस्ट है, तो 11-12 डायरेक्टली चले जाइए। टाइम का कंस्टेंट है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर 6 महीने में तैयारी करनी है किसी को, 6 महीने की जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, 6 महीने में तैयारी करनी है, 9 महीने में तैयारी करनी है, तो फिर हम 9 से 12 बहुत मुश्किल है, फिर हमको डायरेक्ट 11 to 12 जाना है। वो रीड कहाँ से करना है, एनसीईआरटी की बुक से ही रीड करना है, कोई कंपाइलेशन रीड नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही कंपाइलेशन रीड करेंगे तो इससे बढ़िया हम स्टैंडर्ड बुक ही रीड कर सकते हैं। इसीलिए रिकमेंड होता है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है आसान भाषा में होता है, समझना आसान होता है। हर एक बच्चा किसी भी लेवल का हो, जैसे परसेंटेज से बच्चे को तौल देते हैं ना कि इस इतने 90% वाला, 98% वाला बहुत फास्ट होगा, अच्छे से समझेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी अगर है तो बच्चा अपने आप उसको मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो वो पढ़ेगा तो डेफिनेटली और ज़्यादा नॉलेज बेस इंक्रीज करेगा। तो इकोनॉमिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी सब्जेक्ट में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट जीएस हम बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं बोलते हैं। जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसमें भी जो जीएस है, तो जीएस एक जनरल लेवल की जो नॉलेज एक्वायर करने की आवश्यकता होती है सब्जेक्ट के लिए। अनलेस एंड अनटिल आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्शन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत विस्तार से हमको जाना होता है। इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कल के डेट में अगर कोई ऑप्शनल पे भी हम जाते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा बेस डेवलप रहेगा।
और वो बेस आपको आपकी पूरी तैयारी में हेल्प करेगा। यहाँ तक कि अर्ली जो लोग न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो इकोनॉमिक्स रीड ही नहीं किया, मैंने हिस्ट्री रीड ही नहीं किया, मैं कैसे करूँ? एनसीईआरटी रीड करेंगे, टाइम कम लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, नॉलेज होगा। हम अगर कोई न्यूज़ उससे समझेंगे, हम उससे न्यूज़ इंटरकनेक्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो कहीं ना कहीं हमको और आसानी होगा। ज्योग्राफी की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बोला जाता है ज्योग्राफी को। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्लास 6 to 12th करना ही करना है, बेस हो ना हो, क्लास 6 to 12th करना ही करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। आपको अगर आपने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी अच्छे से कर ली, अच्छे से मतलब एकदम कंठस्थ से कर ली, तो ये मान के चलिए आप यहाँ से लगभग 70 to 80% सिलेबस आप जो है अपना जीएस का कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि जो बुक आती है जीसी लियोंग की या और भी तमाम बुक है, आप कोई भी बुक अगर फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी अच्छे से कर ली तो एक बहुत मेजर चंक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली मैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये 70 to 80% उसमें दिया है, लेकिन हम कितना याद करते हैं, 5% करते हैं कि 50% करते हैं, वो डिपेंड करेगा हम रीड कैसे कर रहे हैं, हम कितना 2 से 3 रीडिंग के बाद अंडरलाइन शुरू कर रहे हैं, या फर्स्ट रीडिंग से ही पूरी बुक को रेड एंड ब्लू पेंट कर दी है। तो आपको जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको एक कहते हैं ना कि एक पर्सनालिटी खुद में डेवलप करनी होगी कि अगर मैं एक यूपीएससी एग्जाम का एस्पिरेंट हूं तो मेरी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। मैं बैठ रहा हूं तो मैं लेट के बैठूं कि कुर्सी में स्ट्रेट बैठूं। तो स्ट्रेट बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, हार्डवर्क करने की और हिम्मत बढ़ेगी, स्मार्ट वर्क आज के डेट में जो जरूरत है वो करेंगे और किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं। ये सिलेबस बना है, जनरल लेवल का सिलेबस है, देखेंगे समझेंगे तो समझ पाएंगे कि करना कैसे है। अगर कोई बुक है फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 पन्ने की, तो इस 200 पन्ने को एक दिन में अगर हम मान के चलिए 50 पेज रीड कर लिए तो मतलब कि 4 ही दिन तो हमको चाहिए। तो हम 200 पेज को नहीं देखें, हम 50 पेज को देखें जो आज हमको करना है। इस तरीके से वो आप 50 हो सकता है, किसी का 10 पेज हो सकता है, किसी का 5 पेज हो सकता है, वो डिफर कर सकता है, वो आपके ऊपर है। रीड वो करिए कि उसमें अगर सवाल आए तो आप आंसर दे पाओ। पूरा चीज एक एक चीज, एक एक कोना, एक एक बुक जो सुना उस बुक पे दौड़ जाना बंद कर दीजिए। एंडलेस है, 2-3 साल लग जाएंगे अगर हम सारी ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ने लग जाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। और कभी भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन वाली बात हो जाएगी। तो इट्स बेटर वी शुड नॉट गेट इनटू दीज थिंग्स। हमको जो हमारे सिलेबस में जो चीज दी हुई है, जो बुक पढ़ें उसको अच्छे से हम पढ़ें, दैट इज द मेन क्राइटेरिया रादर देन रीडिंग ऑल द बुक्स। सोर्सेस को लिमिटेड रखना है, लिमिटेड सोर्सेस को एनकैश करना है ताकि जो रिटर्न ऑफ रीडिंग है हमारा वो बहुत अच्छा मिले। हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करके नोट्स बनाने से लेकर रिवीजन करने से लेकर हर चीज़ बहुत अच्छे से कर पाएं, वो तभी होगा जब हमारा सोर्स लिमिटेड होगा। एनसीईआरटी ना रीड करने का बहुत से लोग हैं, बोलते हैं कि मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं करी, लेकिन क्या उनका बेस आपको पता है? स्कूल में कितनी मेहनत करी? क्या वो क्लास 9 से ही जो है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गए थे? ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था उनका? तो बहुत सी चीजें हैं। उनका ग्रास्पिंग पावर क्या है? क्या मैं और आप रीड करेंगे बुक तो सेम स्पीड से ही रीड करेंगे? हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, दोनों संभावना है। तो किसी को भी देख के कॉपी मत करिए, रास्ता आपको अपना बनाना है, अपने रास्ते पे आपको चलना है। मेरा स्ट्रैटेजी हो सकता अलग है, आपकी स्ट्रैटेजी हो सकता अलग है। अपने ऊपर बिलीव करना है। कल के डेट में आप अगर ऑफिसर बनेंगे तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके ही जिले को या जहां पे भी पोस्टिंग है उसको संभालना है। तो इट्स बेटर बिलीव इन योर सेल्फ, वॉक योर पाथ एंड गो अहेड, वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है। कमिंग टू द साइंस पार्ट, तो अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ क्लास 6 to 10 करना है और क्लास 12th के बायोलॉजी के कुछ लास्ट के 4-5 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं और इसमें कुछ नहीं करना है। इसका जो मेजर पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर से
सारे ही सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर से इंटरलिंक होता है कहीं ना कहीं, क्या चीज न्यूज में चल रही है, कौन सी प्लेस न्यूज में चल रही है। इसी तरीके से करंट जैसे साइंस है, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, IoT की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, या किसी भी चीज की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो साइंस वाला पार्ट आता है, ये साइंस एंड टेक के नाम से हम इसको जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या होता है साइंस, बेस ये डेवलप करेगा, करंट अफेयर आपका साइंस एंड टेक की नॉलेज को जो आप बेस बनाएंगे, उसको यूज करके उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको मदद करेगा। तो ये एक तरीके से जो वीडियो थी एनसीईआरटी या नो एनसीईआरटी से थोड़ा और मैं जाके समराइज्ड मैनर में करना था इसको, लेकिन और थोड़ा मैंने इसको डीपली समझाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं। मन में सवाल लेके आप अपनी जर्नी मत करिए। सवाल के आंसर आज और अभी जिससे मिले, मुझसे मिले, किसी और से मिले, जहां से मिले, सवाल का जवाब लीजिए और आगे बढ़िए। डाउट करेंगे कि अरे गाड़ी चला रहे हैं इंजन ना गर्म हो जाए, डाउट करेंगे गाड़ी चला रहे हैं तेल ना खत्म हो जाए। अरे जब खत्म होगा तो देखा जाएगा यार। आगे पेट्रोल पंप पे ध्यान रखिए, समय पे पेट्रोल डलवा लीजिए, तो नहीं होगा। समय पे गाड़ी की सर्विसिंग करा लीजिए। तो ये चीजें एक तरीके से गाड़ी और ये घोड़ा की मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि समय समय पे नॉलेज को इंक्रीज करना है, अपने माइंड को भी रेस्ट देना है। माइंड को रेस्ट देने का कोई साइकिलिंग करके रेस्ट दे सकता है, कोई मोटरसाइकिलिंग करके रेस्ट दे सकता है, कोई रनिंग करके रेस्ट दे सकता है, कोई अच्छा खाना खा के रेस्ट दे सकता है, कोई म्यूजिक सुन के रेस्ट दे सकता है। वो चीज आपको अपनी तय करनी है। रीड क्या करना है वो नहीं बदलेगा। डिस्गाइज करके आपको पढ़ना है कि नहीं यार ये पढ़ लेंगे ये छोड़ेंगे। यू कैन नेवर बी द चूजर्स। एग्जाम के स्टैंडर्ड को हमको मैच करना है। 10% प्लस 20% प्लस हम अपनी तैयारी करके चल सकते हैं। कल क्या होगा नहीं पता। तैयारी अच्छी रखेंगे तो ये नॉलेज कहीं ना कहीं जीवन भर काम आएगी। नहीं अच्छी रखेंगे तो यार उस समय तैयारी कर ली होते। अगर ये बोलना है गो अहेड, जैसे मन चाहे। ये नहीं बोलना है तो आज अपना बेस्ट करिए, आगे बढ़िए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।